फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम को देखने वाले हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम, चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस या द्रविक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? इसके द्वारा कम बल लगाकर हम अधिक भार उठा सकते हैं। कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से। यह पास्कल के नियम पर आधारित होता है। पास्कल के नियमानुसार यह कार्य करता है हाइड्रोलिक प्रेस। और पास्कल का नियम क्या कहता है? हम लोग जानते हैं कि पास्कल के नियम के अनुसार यदि कोई द्रव विरामावस्था में है तो हर दिशा की तरफ समान दाब आरोपित करता है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक, या यूं कहें कि यदि दाब का ट्रांसफ़र एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर हो रहा है तो वो सेम दाब ही होगा, समान दाब ही होगा। जैसा कि यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया हाइड्रोलिक प्रेस का। हाइड्रोलिक प्रेस में दो सिलेंडर, एक कम व्यास का होता है और एक अधिक व्यास का होता है। इन दोनों सिलेंडरों को आपस में एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। ये है पाइप। पाइप के द्वारा दोनों सिलेंडरों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। और छोटे सिलेंडर में, यानी कि छोटे व्यास के सिलेंडर में एक प्लंजर होता है जो ऊपर नीचे गति करता है। इसी पर हम बल लगाते हैं। दूसरा, जो बड़े व्यास का सिलेंडर है उसमें एक रैम होता है। रैम के ऊपर उठाए जाने वाला भार रखा जाता है और इस सिलेंडर में या पाइपों में कोई द्रव या पानी भरा होता है। जब हम इस प्लंजर पर बल एफ लगाते हैं तो इस बल एफ लगाने से इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो द्रव भरा हो उसकी वजह से जो दाब पी क्रिएट होता है, यदि पी दाब इस प्लंजर पर लग रहा है तो वही पी दाब ही रैम पर भी कार्य करेगा पास्कल के नियम के अनुसार। मान लीजिए कि जो प्लंजर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और जो रैम है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। ठीक, प्लंजर का स्मॉल ए है और रैम का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। जो बल हम लगा रहे हैं उसका मान लीजिए एफ है और जो भार उठाया जा रहा है उसका मान कैपिटल डब्लू है। अब रैम पर जो दाब पी लग रहा है वो बराबर है प्लंजर पर जो दाब लग रहा है, यानी कि रैम पर ऊपर की ओर जो दाब लगेगा वो बराबर होगा प्लंजर पर ऊपर की ओर दाब या फिर दाब तीव्रता, प्रेशर इंटेंसिटी। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? बल बटे एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? इस प्लंजर पर बल हम लगा रहे हैं एफ अपान एरिया मतलब स्मॉल ए। और इस रैम पर प्रेशर इंटेंसिटी निकालना हमको, यानी दाब तीव्रता निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर कैपिटल डब्लू जो कि भार है अपान एरिया W अपान कैपिटल ए। क्योंकि दोनों मान बराबर हैं यानी कि कैपिटल W अपान ए बराबर लिख सकते हैं F अपान स्मॉल ए। यानी कि रैम के नीचे दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर कितना हो जाएगा? रैम द्वारा जो भार उठाया जा रहा है कैपिटल डब्लू अपान एरिया रैम का कैपिटल ए। प्लंजर के नीचे दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर कैपिटल एफ अपान स्मॉल ए। पास्कल के नियम अनुसार क्या जानते हैं कि जो रैम के नीचे दाब तीव्रता होगा वही प्लंजर के नीचे भी दाब तीव्रता होगी। तो प्लंजर के नीचे दाब तीव्रता बराबर होगा रैम के नीचे दाब तीव्रता के। प्लंजर के नीचे दाब तीव्रता एफ अपान स्मॉल ए, रैम के नीचे दाब तीव्रता कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल ए। यहाँ से यदि आरोपित किया जाने वाला बल कैपिटल एफ का मान निकालना हो तो इस स्मॉल ए को पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा? स्मॉल ए अपान कैपिटल ए गुणे में डब्लू। या हम भार निकालना चाहते हैं कि यदि एफ बल लगा रहे हैं हम प्लंजर पर, उसकी सहायता से कितना भार उठाया जा सकता है डब्लू का मान, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कैपिटल डब्लू बराबर ये तिरछा इधर मल्टीप्लाई करा देंगे कैपिटल ए अपान स्मॉल ए इंटू एफ।
यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यह बल लगाने से इस हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से कितना भार यानी W उठाया जा सकता है। W/F का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि W बराबर क्या था, कैपिटल A/स्मॉल a इंटू में F। W/F निकालना हो तो W बराबर कैपिटल A/स्मॉल a इंटू F, तो ये F इधर आ जाएगा, यानी W/F बराबर हो जाएगा कैपिटल A/स्मॉल a। और हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ, जिसको हम MA से डिनोट करते हैं, क्या होता है, उठाया गया भार बटे में लगाया गया बल। तो हम भार कितना उठा रहे हैं, कैपिटल W, बल कितना लगा रहे हैं, F, यानी W/F क्या है, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है, बराबर है क्या आया है, कैपिटल A/स्मॉल a। अब यदि हमको और अधिक यांत्रिक लाभ लेना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हम बल F लगा रहे थे इस प्लंजर पर डायरेक्ट, अब वही बल F डायरेक्ट ना लगा करके एक लीवर के माध्यम से लगाएं। तो मान लीजिए कि प्लंजर पर जो बल हम F लगा रहे हैं वो एक लीवर OB के माध्यम से लगा रहे हैं, जो बिंदु O पर हिंज्ड है, यानी बिंदु O के परता लीवर ऊपर नीचे कर सकता है गति। अब मान लीजिए इसके बिंदु B पर हम प्रयास P लगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लंजर पर बल कैपिटल F कार्य करेगा। हिंज से प्रयास के बीच की दूरी को कैपिटल A मान रहे हैं और हिंज से बल के बीच की दूरी कैपिटल F के बीच की दूरी स्मॉल l मान रहे हैं। अब जब बल हम P आरोपित करेंगे B बिंदु पर, तो इसकी वजह से F बल लग रहा है प्लंजर पर। अब P बल आरोपित करने से कितना F का मान आएगा, इसको हमको निकालना हो तो आघूर्णों का हम प्रिंसिपल लगा दें। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, इस बिंदु O के प्रति आघूर्ण ले लें तो P का बिंदु O के प्रति आघूर्ण क्या हो जाएगा, P गुणे कैपिटल L, बल गुणे जिस बिंदु के प्रति आघूर्ण ले रहे हैं बल और उस बिंदु के बीच की लंब दूरी, यानी P गुणे कैपिटल L क्या हो जाएगा, बल P का बिंदु O के प्रति आघूर्ण बराबर होगा बल F का बिंदु O के प्रति आघूर्ण बल F गुणे स्मॉल l। यहाँ से हम प्रयास P का मान निकाल सकते हैं, या बल F कितना लगेगा इस प्लंजर पर, इसका भी मान निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, बिंदु O के प्रति आघूर्ण लेने पर संतुलन की स्थिति में क्या होगा, बल F का बिंदु O के प्रति आघूर्ण यानी F गुणे स्मॉल l, बल P का बिंदु O के प्रति आघूर्ण P गुणे कैपिटल L। यहाँ से F का मान निकालना हो तो क्या आ जाएगा, ये स्मॉल l इधर पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, कैपिटल L/स्मॉल l इंटू में P, या F/P, P को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, F/P बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल L/स्मॉल l। लीवर के चैप्टर में हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, जो लीवर के माध्यम से भार उठाया जाता है उसको हम ऊपर लिखें और जो प्रयास हम लगाते हैं नीचे लिखें, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, यांत्रिक लाभ, या इसी को लीवरेज भी कहा जाता है। यानी कैपिटल F/P को हम यांत्रिक लाभ बोल सकते हैं, किसका, लीवर का, बराबर होगा कैपिटल L/स्मॉल l। यहाँ से F का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कैपिटल L/L इंटू P। अब उसी कैपिटल F का मान हम समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में समीकरण 4 का मान रखने पर तो हम लोग अभी पीछे समीकरण 2 में देखे हैं, क्या था, कैपिटल W बराबर कैपिटल A/स्मॉल a इंटू में F, और F के स्थान पर हमको क्या लिख देना है, समीकरण 4 से देखे हैं कैपिटल L/स्मॉल l इंटू P। ये कैपिटल F बराबर, यानी कि कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल A/स्मॉल a इंटू कैपिटल L/स्मॉल l इंटू कैपिटल P। यहाँ से W/P का मान निकालना हो तो कैपिटल A/स्मॉल a इंटू में कैपिटल L/स्मॉल l हो जाएगा। या अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं,
हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा उठाया गया भार है और ये लगाया गया प्रयास, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीवर सहित हाइड्रोलिक प्रेस का यांत्रिक लाभ बोला जा सकता है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज MA। तो इसको हम लिख सकते हैं MA बराबर W/P, क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल A/स्मॉल a इंटू में कैपिटल L/स्मॉल l। मान लीजिए कि जो रैम है उसका डायमीटर कैपिटल D है और जो प्लंजर है उसका डायमीटर स्मॉल d है, तो रैम का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A बराबर निकाला जा सकता है π/4 कैपिटल D स्क्वायर, स्मॉल a प्लंजर का क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 स्मॉल d स्क्वायर। कैपिटल A के स्थान पर π/4 d स्क्वायर रख दें, स्मॉल a के स्थान पर π/4 d स्क्वायर, तो π/4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा कैपिटल D स्क्वायर, नीचे बचेगा स्मॉल d स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा कैपिटल D/स्मॉल d का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू में कैपिटल L/स्मॉल l, यानी मैकेनिकल एडवांटेज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल मैकेनिकल एडवांटेज यदि हम हाइड्रोलिक प्रेस में लीवर के माध्यम से बल आरोपित कर रहे हैं तो। परंतु वास्तव में जो अभी हम ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज या W का मान निकाले हैं, इतना वाकई में मिलता नहीं है, W का मान यानी इतना भार उठाया नहीं जा सकता। ऊपर की स्थिति में हम लोग क्या माने हैं कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसमें घर्षण आदि के कारण कोई हानि नहीं हो रही, जबकि वास्तव में कुछ ना कुछ हानि होती होगी, यानी कि जो W का मान है जो पीछे अभी निकाले हैं उतना ना निकल के कुछ कम मिलता है हमको। अब मान लीजिए कि जो हाइड्रोलिक प्रेस की दक्षता है वो नीटा है, तो हमको कितना भार उठाया जा सकता है हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से, नीटा का उसी में गुणा कर देंगे, नीटा गुणे कैपिटल A/स्मॉल a इंटू कैपिटल L/स्मॉल l इंटू में P। यहाँ से निकल जाएगा W का मान यदि हाइड्रोलिक प्रेस की दक्षता नीटा है, और यदि यही आइडियल मान लें यानी कि घर्षण के कारण कोई हानि नहीं, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 100% यानी कि 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, तो जो अभी पीछे देखे हैं तो वो फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A/स्मॉल a को, कैपिटल A को π/4, कैपिटल A को लिखा जा सकता है π/4 कैपिटल D स्क्वायर अपान में π/4 स्मॉल d स्क्वायर, यहाँ से तो ये π/4 कैंसिल, ऊपर कैपिटल D स्क्वायर अपान स्मॉल d स्क्वायर यानी कि कैपिटल D/स्मॉल d का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू में कैपिटल L/स्मॉल l इंटू कैपिटल P। हाइड्रोलिक प्रेस की दक्षता कितनी होती है, लगभग 0.8 से 0.85 तक होती है हाइड्रोलिक प्रेस की एफिशिएंसी। अगला है हाइड्रोलिक जैक या द्रविक जैक, ये भी कुछ मिलता जुलता है हाइड्रोलिक प्रेस से। यह भी हाइड्रोलिक जैक भी पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ये एक पोर्टेबल टाइप का मशीन है। पोर्टेबल का मतलब इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसका प्रयोग हम लोग जानते हैं किस लिए किया जाता है, जैक या हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भारी वजन को उठाने के लिए, जैसे कि अधिकतर इसका प्रयोग हम लोग पहिया आदि बदलने के लिए गाड़ियों को उठाने में किया जाता है हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग। हाइड्रोलिक जैक की संरचना कुछ इस प्रकार है, आइए इसको समझते हैं। हाइड्रोलिक जैक में भी 2 सिलेंडर, एक बाएं तरफ और एक दाहिने तरफ। यहाँ पर एक प्लंजर लगा होता है बाएं सिलेंडर में और दाहिने सिलेंडर में एक रैम लगा होता है। रैम पर एक प्लेटफॉर्म लगा होता है जिस पर उठाए जाने वाला भार रख दिया जाता है और इस प्लंजर पर ही हम बल आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं, जिसकी सहायता से इस प्लेटफॉर्म पर रखे भार को उठाया जाता है। यहाँ पर जो बल लगाया जाता है प्लंजर पर, उसको एक हत्थे यानी हैंडल के माध्यम से लगाते हैं। हैंडल कुछ इस प्रकार यहाँ पर हिंज रहता है। इस हाइड्रोलिक जैक में 3 चैम्बर बने होते हैं, एक है चैम्बर ए, चैम्बर बी और ये चैम्बर सी, ये पूरा चैम्बर सी है, ठीक। और 2 वाल्व, एक आर और एक
यस लगा होता है। ये इसकी संरचना होती है कि हाइड्रोलिक जैक होता कैसे। अब ये कार्य कैसा करता है देखें, जब इस हत्थे के माध्यम से, इस हैंडल के माध्यम से हम प्लंजर को ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, इस चैम्बर बी में आंशिक निर्वात हो जाएगा, क्योंकि ये जितना ऊपर जाएगा उतनी जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ये जो आर वाल्व है ये खुल जाता है। आर वाल्व खुलते ही चैम्बर ए से कुछ लिक्विड चैम्बर बी में आ जाता है। अभी हम ऊपर खींच रहे थे, इस प्लंजर को ऊपर खींच रहे थे। अब जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया होगा, अब इसको हम नीचे दबाएंगे, हत्थे के माध्यम से प्लंजर को नीचे दबाएंगे। नीचे दबाने से क्या होगा, यहाँ पर दाब बढ़ेगा, चैम्बर बी में दाब बढ़ेगा। चैम्बर बी में दाब बढ़ने से ये आर वाल्व बंद हो जाता है और उस दाब के बढ़ने के कारण यस वाल्व खुल जाता है, जिससे जो द्रव होता है चैम्बर बी से कहाँ पर पहुँच जाता है, चैम्बर सी में। और चैम्बर सी से जुड़ा हुआ है हमारा ये सिलेंडर अधिक व्यास का, जिससे जो दाब बढ़ा हुआ है वही दाब क्या काम करता है, इस भार को जो कि रैंप पर लगे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा जाता है, उस भार को उठाने में मदद करता है। यही क्रिया बार बार रिपीट होती है। पुनः जब हम ऊपर उठाएंगे आर वाल्व खुलेगा, आर वाल्व खुलेगा तो यहाँ चैम्बर ए से द्रव आएंगे चैम्बर बी में। फिर जब प्लंजर को हम नीचे दबाएंगे तो आर वाल्व बंद हो जाएगा और ये यस वाल्व खुल जाता है। क्यों खुलता है, क्योंकि यहाँ पर दाब बढ़ता है चैम्बर बी में। चैम्बर बी में दाब बढ़ने से आर वाल्व क्लोज और यस वाल्व ओपन। यस वाल्व ओपन होते ही जो अधिक दाब का द्रव रहता है वो चैम्बर सी में आ जाता है। उस अधिक दाब के कारण ही ये रैम ऊपर उठता है, जिससे इस पर रखा गया भार भी ऊपर उठ जाता है। यही क्रिया बार बार रिपीट होती रहती है। और जब हमको इस भार को नीचे लाना हो, यानी कि इसको क्रिया से हटाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पिन लगा होता है जिसके माध्यम से चैम्बर सी और चैम्बर ए को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो चैम्बर सी का अतिरिक्त द्रव है वो आ जाता है चैम्बर ए में और ये रैम नीचे आ जाता है, जिससे भार भी नीचे आ जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम लिफ्ट होती है कि ये हाइड्रोलिक जैक कितना ऊपर उठता है, ये फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें उतना इसको उठा सकते हैं रैम को। उसकी भी लिमिट होती है कि इतना लिमिट से अधिक हम इसको नहीं उठा सकते। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो कोई पानी या ऑयल भी हो सकता है। अब हाइड्रोलिक जैक की आंतरिक लाभ निकालना हो, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कैपिटल डब्ल्यू यानी उठाया गया भार अपान लगाया गया प्रयास, बराबर होता है m इंटू कैपिटल ए अपान स्मॉल ए, जहाँ कैपिटल ए क्या है, रैम का क्षेत्रफल, और स्मॉल ए क्या है, प्लंजर का क्षेत्रफल, और यम क्या है, लीवर का विस्थापन अपान प्लंजर का विस्थापन, ये है यम का मान। यहाँ से हम उठाया गया भार W का मान निकाल सकते हैं या मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाला जा सकता है। अब W क्या था, उठाया गया भार, P लीवर पर लगाया गया बल। तो अभी पीछे देखें W अपान P बराबर क्या था, स्मॉल m इंटू कैपिटल ए अपान स्मॉल ए। अब हमको W का मान निकालना हो तो इस P को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी P गुणे स्मॉल m गुणे कैपिटल ए अपान स्मॉल ए हो जाएगा। अब इसमें भी यदि हम घर्षण के कारण हानियों को नगण्य ना माने तो क्या होगा, कुछ ऊर्जा का घर्षण के कारण हानि में नष्ट हो जाता है, कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है, जिसकी वजह से इफिशियंसी 100% नहीं रह जाती है। मान लीजिए जो हाइड्रोलिक जैक है उसकी इफिशियंसी नीटा है, तो इससे अब उठाया गया भार कितना हो जाएगा, नीटा कैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 1 में, यानी नीटा इंटू पी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए अपान स्मॉल ए हो जाता है। तो हाइड्रोलिक जैक की इफिशियंसी होती है
वो 0.66 से 0.93 तक होता है हाइड्रोलिक जैक की इफिशिएंसी। आगे देखें, हाइड्रोलिक रैम, द्रवी रैम। हाइड्रोलिक रैम किस लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक रैम एक ऐसा उपकरण है जो थोड़ी ऊंचाई से गिरने वाले दरों की अधिक मात्रा की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके उसमें से कुछ दरों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई तक पहुंचाता है। एक बार फिर से समझें, हाइड्रोलिक रैम क्या करता है कि अधिक ऊंचाई पर दरों को पहुंचाता है कम ऊंचाई से। मान लीजिए एक टंकी यहाँ पर रखी हुई है, तो इस टंकी से दरों पहुंचा देगा इस टंकी से ऊंचाई पर, जबकि यहाँ से अधिक मात्रा में दरों उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि जो स्रोत है, सोर्स है, वहाँ के अधिक मात्रा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके कुछ इस दरों की कुछ भाग को इसकी सापेक्ष अधिक ऊंचाई पर पहुंचा देता है बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ऊर्जा दिए बिना कोई भी मशीन इस निम्न शीर्ष से उच्च शीर्ष की ओर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन हाइड्रोलिक रैम एक ऐसा मशीन है जो कम शीर्ष पर यानी लो हेड पर उपलब्ध अधिक मात्रा की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके उच्च शीर्ष पर पहुंचा देता है। जितने हेड पर हमको दरों मौजूद रहता है, जितने हेड पर सोर्स रहता है, उससे कहीं ऊपर पहुंचा देता है दरों को, जिसमें किसी भी प्रकार की वह ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या वाटर हैमर के सिद्धांत पर काम करता है। वाटर हैमर हम लोग जानते हैं क्या होता है। वाटर हैमर, यदि किसी पाइप में द्रव प्रवाह हो रहा है और उस पाइप को एक वाल्व के सहायता से बंद कर दें, तो क्या होगा, उसमें प्रेशर वेव क्रिएट हो जाता है, जिससे वाल्व पर दाब लगता है, खटखट की आवाज़ भी आती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? वाटर हैमर कहलाती है। हाइड्रोलिक रैम की संरचना कुछ इस प्रकार यहाँ पर दी गई है, एक बार समझते हैं इसको। हाइड्रोलिक रैम में एक ये वाटर सोर्स है, जल स्रोत, जहाँ पर हमको जल उपलब्ध है। अब इस जल स्रोत को हम सप्लाई पाइप के सहायता से जोड़ देते हैं एक वाल्व बॉक्स से। वाल्व बॉक्स से जोड़ने के लिए बीच में एक सप्लाई वाल्व भी लगा रहता है, जिससे हम यहाँ से सप्लाई को खोल या बंद सकते हैं। ठीक, वाल्व बॉक्स में दो वाल्व लगे होते हैं, एक को बोला जाता है वेस्ट वाल्व और दूसरा होता है डिलीवरी वाल्व या निर्गत वाल्व। वेस्ट वाल्व ऊपर की ओर खुलता है, नीचे की ओर, और डिलीवरी वाल्व ऊपर की ओर खुलता है। डिलीवरी वाल्व जहाँ पर खुलता है उसी के ऊपर लगा होता है एयर वेजल, वायु पात्र, यानी इसमें कुछ वायु पहले से भरी रहती है। उसके आगे एक नॉन रिटर्न वाल्व यानी एक तरफा वाल्व लगा होता है। एक तरफा वाल्व का मतलब कि इसमें फ्लो केवल एक तरफ ही हो सकता है, रिटर्न नहीं, मतलब कि इधर से फ्लो जाएगा लेकिन इधर से वापस नहीं आ पाएगा। ठीक, और फिर आगे लगा होता है इस नॉन रिटर्न वाल्व से जुड़ा रहता है डिस्चार्ज पाइप, यानी विसर्जन पाइप, जहाँ से द्रव होता हुआ पहुँच जाता है विसर्जन टंकी में, डिस्चार्ज टंकी में, जहाँ पर द्रव हमको पहुँचाना रहता है। ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन यानी रचना। अब देखें कार्य कैसे करता है। सबसे पहले जब हम इस सप्लाई वाल्व को खोलते हैं तो क्या होता है, वाटर सोर्स से सप्लाई पाइप के माध्यम से जल आता है इस वाल्व बॉक्स में। वाल्व बॉक्स में जल इकट्ठा होता रहता है। उतने समय क्या होगा, ये वेस्ट वाल्व अभी खुला हुआ, अपने भार के कारण ये खुला रहता है। खुला होने के कारण यहाँ से कुछ द्रव बाहर निकलने लगता है। इधर से द्रव आ रहा है, इधर से द्रव निकल रहा है कुछ। जैसे जैसे यहाँ पर वाल्व बॉक्स में जल का दाब बढ़ता जाता है, अब वैसे वैसे धीरे धीरे ये वेस्ट वाल्व बंद होता जाता है। अचानक जब वेस्ट वाल्व बंद होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्लाई आना बंद हो जाता है, जिससे अचानक रुकने से क्या
क्रिएट होता है यहाँ पर वाटर हैमर, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा के कारण दाब में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जो पानी जा रहा था बाहर अब वो नहीं जा पा रहा है, बंद हो गया, ब्लॉक हो गया है ये वेस्ट वाल्व। क्यों? क्योंकि अधिक दाब है। तो जिससे क्या होता है, इसके अंदर वाटर हैमर क्रिएट होता है और उस उच्च दाब के कारण ये डिलीवरी वाल्व खुल जाता है। डिलीवरी वाल्व खुलते ही जो अतिरिक्त दाब का द्रव है वो पहुंच जाता है कहाँ पर, एयर वेजल में। एयर वेजल में पहुंचता है, उसमें जो एयर मौजूद होती है उसको दबाता है, एयर को दबाता है, और जब एक समय ऐसा आता है कि दाब अधिक हो जाता है तो नॉन रिटर्न वाल्व खुल जाता है। नॉन रिटर्न वाल्व खुलते ही जो अधिक दाब का द्रव है वो इस नॉन रिटर्न वाल्व से होते हुए विसर्जन पाइप में आ जाता है, उसके बाद पहुंच जाता है विसर्जन टंकी में। ये क्रिया बार बार रिपीट होती रहती है। और जब हमको इस डिवाइस को यानी इस मशीन को बंद करना हो तो क्या करते हैं, सप्लाई वाल्व को बंद कर देंगे। ऑन करना होगा तो इस सप्लाई वाल्व को ऑन कर देंगे। इसमें एक फ़ायदा ये है, इसका लाभ अगर जो देखना चाहें तो क्या लाभ है, ध्यान से सुने। इसमें किसी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी बाह्य ऊर्जा स्रोत देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार हम इस सप्लाई वाल्व को खोल दें तो ये निरंतर क्रिया चलती रहती है, यहाँ पर उतना अधिक देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, यानी कोई गतिशील अंग नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर घर्षण आदि के कारण हानियाँ भी नहीं होती हैं और लुब्रिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कोई वायु ऊर्जा स्रोत भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे जो रनिंग कास्ट आती है वो भी नगण्य लगभग होती है। ये हो गए इसके एडवांटेज। यहाँ पर लिखा गया है हाइड्रोलिक रैम के लाभ, एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक रैम। इसकी क्रिया में शोर नहीं होता है। शोर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें अधिक पार्ट लगे नहीं, कोई मोबाइल पार्ट है नहीं, जिससे कोई शोर नहीं होता है। इसकी एफिशिएंसी उच्च होती है। यह लगातार काफ़ी समय तक कार्य कर सकता है। इसकी क्रिया के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत नहीं होती है। यह ऑटोमेटिक कार्य करता है। एक बार सप्लाई वाल्व को खोल देंगे, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और इसका रखरखाव यानी मेंटेनेंस भी बहुत कम करना पड़ता है, जिससे ये सस्ता रहता है। इसमें चल भागों यानी मूवेबल पार्ट के ना होने के कारण स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती। स्नेहन यानी लुब्रिकेशन वहाँ करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर दो पार्टों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्नेहन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हाइड्रोलिक रैम की एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक रैम की दक्षता कहाँ तक होती है? 20% लेकर के 75% तक होती है। रैम में विसर्जन शीर्ष का मान क्रियाकारी शीर्ष का 6 से 12 गुना होता है। ध्यान से सुने, क्या कह रहा है? विसर्जन शीर्ष यानी कि जहाँ पर हमको द्रव पहुँचाना है वो जो शीर्ष होता है उसका मान क्रियाकारी शीर्ष यानी कि जो हमारे पास द्रव मौजूद है उसका जो हेड है उससे 6 से 12 गुना तक होता है। यानी कि यदि जो द्रव मौजूद है वाटर सोर्स में वहाँ पर 1 मीटर का हेड है, तो उस हाइड्रोलिक रैम की सहायता से इस 1 मीटर के शीर्ष से हम द्रव को 6 से लेकर के 12 मीटर ऊंचाई तक भेज सकते हैं। यानी कि जो क्रियाकारी शीर्ष से विसर्जन शीर्ष का मान कितना होता है? 6 से लेकर के 12 गुना होता है। और ये भी जानते हैं कि जो हमें द्रव प्राप्त होता है वो कुछ कम मात्रा प्राप्त होती है। अधिक मात्रा को यूज करके हम कम मात्रा का द्रव प्राप्त करते हैं, यानी कि उतना मात्रा हमको नहीं प्राप्त होती है, कुछ कम। जैसा कि अभी देख रहे थे पीछे कि वेस्ट वाल्व के थ्रू कुछ द्रव बाहर निकल जाता है, इसलिए पूरी मात्रा हमें ना प्राप्त होकर के उसकी कुछ भाग हमें प्राप्त होता है विसर्जन टंकी में। और ये मान कितना होता है? रैम से प्राप्त जल की मात्रा प्रदत्त मात्रा यानी कि जो सप्लाई हम दे रहे हैं उसका कितना होता है? 1/24 से 1/12 भाग तक होता है।
यानी कि 1/24वां या 12वां भाग, यानी कि यदि 24 लीटर का द्रव है तो कहाँ तक पहुँचेगा, वो उसका केवल 1/24 भाग, यानी कि 24 गुणे 1/24, यानी कि 1 लीटर ही केवल विसर्जन टंकी में पहुँच पाएगा। और यदि हम 1/12 माने तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर, यानी 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर, यानी कि इसके वैल्यू को हमें याद रखना है कि कितनी मात्रा डिलीवरी टैंक में पहुंच रही है। कितना पहुंचता है, 1/24 से लेकर के 1/12 भाग तक पहुंचता है डिलीवरी टैंक में। और इसका क्रियाकारी शीर्ष से विसर्जन शीर्ष का मान कितना गुना होता है, 6 से लेकर के 12 गुना होता है। मान लीजिए कि जो क्रियाकारी शीर्ष मतलब जहां पर वाटर सोर्स मौजूद है, यानी कि वेस्ट वाल्व से जल स्रोत की ऊंचाई, मान लीजिए कैपिटल एच है। क्यू जल की व्यर्थ मात्रा या बाहर निकाली गई मात्रा, व्यर्थ मात्रा यानी वेस्ट वाल्व से जो मात्रा द्रव की बाहर निकल रही है वो मान लीजिए कैपिटल क्यू है। ये मात्रा लीटर प्रति सेकंड में भी हो सकती है, मीटर क्यूब प्रति सेकंड में भी हो सकती है। एच वेस्ट वाल्व से ऊपर सर्विस टैंक की ऊंचाई, यानी विसर्जन शीर्ष बोल सकते हैं इसको, यानी कहाँ पर हम द्रव भेज रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ से लेंगे, वेस्ट वाल्व से लेंगे। क्यू क्या है, रैम द्वारा पंप की गई जल की मात्रा, यानी रैम कितना जल पहुंचा रहा है टंकी में, विसर्जन टंकी में कितना द्रव पहुंचा रहा है। तब ये स्मॉल क्यू का मान कितना आता है, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल एच अपान में 2h। और एफिशिएंसी निकालना हो तो एफिशिएंसी बराबर होता है स्मॉल क्यू कोष्टक में स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच अपान में कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल एच। ये होता है हाइड्रोलिक रैम की एफिशिएंसी, और ये होता है रैम द्वारा पंप की गई जल की मात्रा। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। वंदे मातरम।